हेलो बाबूराव। आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच हम पढ़ चुके। पीएच है क्षार या अम्ल को मापने के लिए इसको यूज करते हैं हम। सबसे पहले हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले हमारे शरीर, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हम बात कर रहे हैं पीएच की। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा होती क्या है? तो पहले बात है अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। जो हमारे आसपास फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में कोयला जलेगा, या तो कोयला जलाते हैं या तो डीजल पेट्रोल डलता है। डीजल या कोयला ज्यादातर जलता है। तो इनसे जो निकलते हैं प्रदूषक हैं, जो बड़े बड़े जो मेन प्रदूषक हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दो हैं। इन दोनों के कारण ही प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये दो मुख्य कारक हैं प्रदूषण करने के। ये हवा में मिल जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप इस चित्र में, ये सब हवा में मिल जाते हैं। और ये है क्या? हमने अभी भी पीछे पढ़ा था, अधातु ऑक्साइड्स हैं ये। अधातु ऑक्साइड के इनका जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। अब ये हवा में मिल चुके हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे मिल गए? हवा में मिल गए। हवा में मिलके ये हैं। अब अगर मान लो हम बात करें, ये बादल है, ये है बादल, यहाँ पे बादल हैं, बादलों में भाई पानी होता है। और यहाँ पे जो हवा है, ये हवा मान लेते हैं हम, हवा है। और इस हवा में क्या है? इस हवा में पहले से क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मौजूद है। SO2 सारे में, पूरे में फैक्ट्रियों का धुआं है। धुएं का मतलब ये है, दो तत्व है, यौगिक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब जब जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही बारिश होगी, ये जल के साथ मिल जाएंगे। ये दोनों तत्व, दोनों यौगिक जल के साथ मिल जाएंगे और जल के साथ अम्ल मिल जाएगा। और उसको हम सारे को मिला के बोल देंगे अम्लीय वर्षा। ये जो अम्लीय वर्षा है, ये हमारे लिए घातक है। घातक कैसे है? जो हम हैं, हमारा शरीर है, मानव का शरीर है, हमारा शरीर ये काम किस पीएच वैल्यू में करेगा, किस पीएच मान में करेगा? 7 से लेके लगभग 7 के आसपास, हम इसको इतना लिख देते हैं, 7 से 7.8 पीएच वैल्यू में हमारा शरीर काम करता है। ये इसको रेंज बोल देते हैं। इतनी रेंज में है ना, इतने एरिया में, इतने क्षेत्र में, इसको प्रास बोल देते हैं, है ना। इतनी प्रास में हमारा शरीर काम करेगा, इतने प्रास में हमारा शरीर, इतनी परिधि में हमारा शरीर काम करता है, इतने परिसर में हमारा शरीर काम करता है, इस रेंज में, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा की जो पीएच वैल्यू वो काफी कम हो जाती है। अगर ये जो पानी है, क्योंकि इसमें ये अम्ल है, ये दोनों अम्ल हैं, और इनके कारण ये दोनों जल में मिले, तो जो अम्लीय वर्षा है, अगर इसकी पीएच, इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, अगर इसका पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाता है, तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अगर अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हवा में होंगे, तो उसका जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाएगा। और 5 जो पानी है जो नीचे आएगा, बारिश का पानी, उसमें हम पीएच वैल्यू देखेंगे, पीएच जो मान देखेंगे, अगर वो 5.6 से कम है तो उसको बोल देंगे अम्लीय वर्षा। और जो अम्लीय वर्षा है, ये बहुत घातक है। जो भी जलीय जीवधारी है, जो समुद्र में या नदियों में जीवधारी होते हैं, मछलियां हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए उनका जीवन कठिन हो जाता है। वो उसमें जीवित नहीं रह पाते, वो अपने आप को बचा नहीं पाते अम्लीय वर्षा से। तो उनका जीना दुर्भर हो सकता है और वो एक जाति खत्म हो सकती है, उस तरह की। जो छोटे जीव जंतु हैं, जलीय पौधे हैं, जलीय जंतु हैं, जानवर हैं, जैसे मछलियां हैं, तो अम्लीय वर्षा का ये नुकसान है। आगे चलते हैं। अब आगे हम अपने बगीचे में, बगीचे की बात कर लेते हैं। हमारे खेत में, या तो खेत बोल दें या तो बगीचा बोल दें, खेत या बगीचे में
भी, यहाँ पे भी जो पीएच मान है, पीएच मान का महत्व, पीएच मान का महत्व क्या है, जो हमारी मिट्टी है, हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है कितना होना चाहिए अच्छी उपज के लिए। तो इसमें भी लगभग जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो पीएच मान है कितना होगा, 5.5 से लगभग 7, ये लगभग है, औसत है ये। इसको हम ये कह देंगे, ना तो ज्यादा अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। एक ये है भाई, इसका प्रास क्या होगी, रेंज क्या होगी पीएच वैल्यू की, प्रास, प्रास मतलब रेंज, इसकी रेंज बताओ कि कहां से कहां तक कितना मान हो सकता है पीएच का। तो हम कह देंगे ना तो ना तो ज्यादा अम्लीय, कुछ अम्लीय तो हो सकता है क्योंकि देखो ना, अमल कब होता है, 7 से नीचे नीचे, तो 5.5 अम्लीय हो गया, 5.5 से लेकर 7 तक अम्लीय है, तो हल्का अम्लीय तो चल जाएगा, ना तो ज्यादा अम्लीय व ना क्षारीय। कुल मिला के है जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए लगभग, ना ज्यादा क्षारीय हो ना ज्यादा अम्लीय हो, अम्लीय तो थोड़ी बहुत हो सकती है। अब हमें कई बार ये देखते हैं कि हमारी मिट्टी का जो मान है वो कितना है, पीएच मान है कितना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लो, थोड़ी सी मिट्टी उठा लेंगे और मिट्टी को, एक थोड़ी सी मिट्टी को टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, है ना, परख नली में डाल लेंगे, और परख नली में मिट्टी डाल के, मिट्टी डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे, पानी डालने के बाद इसको अच्छे से घोल लेंगे, मिला लेंगे, और उसके बाद इसमें हम अपना जो सावित्रिक सूचक था हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर था, वो डाल देंगे, है ना, लिटल्स पेपर जैसा था जो था। और उसका जो रंग है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, जो उसका रंग है, उसके रंग से पहचान करेंगे कि इसकी पीएच मान इसका कितना है, उससे हमें पता लग जाएगा। कई बार ये होता है कि हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है, या ये कह दें कि जो हमारी मिट्टी है उसकी अम्लता बढ़ जाती है, उसमें अम्लीयता ज्यादा हो जाती है। तो अम्ल अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे, एक सवाल आता है आपके पेपर में कि भाई अगर हमारी मिट्टी की अम्लता बढ़ जाए, अम्लीयता बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें चूने के पानी का घोल है ना, चूने के, ये उसका हल है, समाधान है, चूने के पानी का घोल, इसका छिड़काव कर देंगे, चूने के पानी के घोल का छिड़काव कर देंगे। एक तो ये है ना, चूने का पानी मतलब, चूना तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO, और चूने का पानी, चूने का पानी, पानी क्या हो जाएगा भाई, CaOH2, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इन तीनों में से किसी का भी घोल का पानी कर सकते हैं, तीन चीज हैं, इनमें से चूने का पानी लिखा मैंने यहाँ पे सिर्फ, चूने के पानी के अलावा, चूने का पानी, ये चूना था, ये चूने का पानी था, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तरह से हमारा संगमरमर है, पत्थर है ना, चूने का पत्थर ही बोल देते हैं इसको हम। इन तीनों में से किसी के भी घोल का पानी में इसको घोलेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे, उससे हमारी जमीन की मिट्टी की अम्लता है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले में, इसमें है फिर हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अगला टॉपिक क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे अंदर, हमारे शरीर में भी आपको जान के ताजुब होगा, जो हमारा ये पेट है, उदर, उदर बोलते हैं इसको ना, क्या बोल देते हैं हम इसको, उदर, ये उदर है हमारा, पेट बोल देते हैं, स्टमक बोल देते हैं, पेट बोल देते हैं हम अपनी आम आम भाषा में। जो हमारा पेट है या हमारा उदर है, जो स्टमक है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण होता रहता है। ये घातक होता है, वैसे अगर हम प्रयोगशाला में जाएं तो घातक होता है, लेकिन प्रकृति ने, भगवान जी ने कुछ इस तरह किया है कि हमारे पेट में इसका निर्माण है, और ये हमारे पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे इसमें ये इसका पीएच मान है, जो ये इसका पीएच मान है लगभग 1.5 से लेकर 3 तक, इसका पीएच मान कितना है, 1.5 से 3.5 तक। देखो इसका पीएच मान कम है, मतलब कि ये अम्लीय ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी बात हम करेंगे आगे, एक पार्ट फिर करेंगे तब, उसका जीव विज्ञान के पार्ट में ये बात करेंगे क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता, अमल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो जो अमल है, इसका काम होता है हमारे पेट में पाचन में मदद करना, इसका काम होता है पाचन में। लेकिन कई बार
हमारे पेट में कुछ गलत खा लें, ज्यादा तेलीय चीजें खा लें तो अपच हो जाती है, अपच। जब अपच होगी तो अपच की स्थिति में HCl का निर्माण ज्यादा होगा। अगर हमारे पेट में अपच हो जाए, खाना अच्छे से हजम ना हो, तो HCl का निर्माण ज्यादा होगा, ज्यादा बनने लग जाएगा पेट में। जब ज्यादा पेट में बनने लग जाएगा तो हमारे पेट में हमें जलन लगेगी, हमारे जो उदर है उदर में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, दर्द या जलन। जो हमारा पेट है, हमारे पेट में उदर में क्या होगा, जलन महसूस होगी, हमें अच्छा प्रतीत नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया है किसके कारण, ये अमल के कारण है। ये सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है ना, वो क्या है, अमल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान क्या है। समाधान की बात करें हम, तो समाधान है अमल का दुश्मन, है ना। अमल को क्या बोल देते हैं हम, अमल को बोल देते हैं एसिड। अमल को क्या बोल देते हैं, एसिड। तो इसके दुश्मन को जो समाधान है एंटा एसिड, क्या बोल देते हैं, एंटा एसिड। मतलब कि एक तरह से एसिड का दुश्मन, एसिड का दुश्मन उसको बोलते हैं एंटा एसिड। हिंदी में भी लिख देते हैं हम एंटा एसिड। एंटासिड इंग्लिश में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एसिड को मारने वाला, एसिड को तोड़ने वाला, एसिड के प्रभाव को खत्म करने वाला एंटा एसिड। एंटा एसिड का नाम है एक, इसको हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं ये, है ना। इसका नाम याद कर लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटा एसिड, तीन नाम हो गए इसके। एक नाम, पहला नाम एंटासिड, दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तीसरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीन नाम है, इनमें से सारे के सारे नाम। ये क्या करेगा, हमारा जो पेट है, हमारे पेट में जो अमल ज्यादा हो गया था, HCl का उत्पादन जैसे ही अपच होती है तो HCl ज्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में हम मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंटासिड है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सेवन करेंगे। इसके सेवन करने से ये अम्ल की मात्रा को कम कर देगा, अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा और हमें तुरंत आराम मिलेगा इसमें। जो आप लोगों ने सुना होगा इनो ले लो, तो जो इनो होता है, इनो के अंदर, जो इनो के अंदर ज्यादातर मात्रा किसकी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक बात हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितना होता है इसका, 10। मतलब कि ये किस तरह का है, क्षारीय है। एंटा एसिड का मतलब एंटा एसिड का, या फिर बोले अम्ल का, अम्ल का दुश्मन क्षारक तो होगा, है ना, क्षारकीय पदार्थ होंगे। तो ये क्षारक या क्षारकीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 10 है। अगला हमारा जो टॉपिक है छोटा सा, ये है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जो दांत हैं, दांत भी हमारे खराब होने लग जाते हैं अगर हमारे जो मुंह है हमारा, है ना, इसके अंदर पीएच मान खराब हो जाए, या कहते हैं कम हो जाए ज्यादा। होता क्या है, हमारे जो दांत हैं, दांतों के ऊपर एक परत होती है, दांत के ऊपर एक परत होती है, उसको हम, जो सबसे मजबूत परत होती है, जो हमारे दांत को बचा के रखती है, जो दांत है इनके ऊपर एक परत होती है, उस परत को बोलते हैं एनामल, ENAMEL, एनामल, है ना। इसका नाम होता है एनामल, इसको इनमेल बोल देते हैं हिंदी में। ये लिखा पड़ा है आपकी किताब में, ठीक है। ये है, ये बनी किसकी है, ये बनी है कैल्शियम फॉस्फेट की। जो ये परत है हमारे दांत के ऊपर, इसकी बनी पड़ी है एनामल, इसका, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसकी परत बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट की परत है हमारे दांत के ऊपर। और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये है हमारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे, हमारे शरीर में सबसे कठोर, सारी हड्डियों वड्डियों में सबसे कठोर क्या होता है, एनामल है। एनामल मतलब कि दांत की ऊपरी परत। इसका मतलब ये हो गया, दांत को बचाने वाला कौन है, एनामल। अगर हमारा एनामल खराब हो जाए तो फिर हमारे दांतों को तो कोई नहीं बचा सकता। तो इनका इनका क्षय होना, दांतों का क्षय होना, खराब होना निश्चित है ना। हम बात करें दंत क्षय होता क्यों है, दंत क्षय का कारण क्या है। अभी हमने बात की ऊपरी परत की, ऊपरी परत को बोलते हैं एनामल। और एनामल किसका बना पड़ा है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना पड़ा है। ये सबसे कठोर है, जो हमारी दांतों की रक्षा करता है। अब बात करते हैं इसको नुकसान कैसे पहुंचता है, ये पीएच से कैसे संबंधित है। जब हम कोई मीठी चीज खा लेते हैं, मीठा पदार्थ खा लेते हैं, या फिर खाना ही, जैसे जिसमें रोटी है ना, खाना खाते हैं हम, जो चावल खाना, रोटी या कोई मीठी चीज तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। जब ये चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे शरीर में
बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे कितनी ब्रुश कर लें, बैक्टीरिया तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं क्या करेंगे, इस खाने को तोड़ देंगे। मीठा है या खाना जो हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, कहीं ना कहीं बीच में खाना हमारा हमेशा फंसा रह जाता है, हम ब्रुश तो करते नहीं कई बार, तो जब ये खाना फंसा रह जाएगा तो ये बैक्टीरिया इस खाने को तोड़ देगा, ये खाने को इसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये उत्पन्न करता है अम्ल, हमारे दांतों में वहां पे ही अम्ल उत्पन्न करता है। समझ में आ रही बात। ये खाना हमारे हम खाएंगे, बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, बैक्टीरिया इस खाने को तोड़ के, मीठा है या जो भोजन था उसको तोड़ने के बाद क्या उत्पन्न होगा, वहां पे अम्ल उत्पन्न होगा। और अगर इस अम्ल का जो पीएच मान है, अगर इस अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, तो इतना हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा, तो ये फिर क्या करेगा, ये सीधा का सीधा आक्रमण कर देगा किस पे, एनामल पे, हमारे जो एनामल है, एनामल पे आक्रमण करेगा और एनामल को तोड़ देगा, एनामल की जो परत है उसका डिके कर देगा, खराब कर देगा, उसका क्षय कर देगा। तो फिर जैसे ही हमारे जो एनिमल की परत कमजोर होगी, तो हमारे दांत फिर अंदर से खराब बहुत जल्दी हो जाएंगे, उसमें कोई भी इंफेक्शन हो सकता है और वो अपने आप ही खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर का जो मजबूत कवर वो रहेगा ही नहीं। अब बात आती है, अब करें क्या ताकि जो हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर पीएच मान 5.5 से नीचे ना जाए। और दूसरी बात है, हमें मीठा तो खाना ही पड़ता है, ये तो हमारे भोजन का हिस्सा होता है, खाना तो खाना पड़ेगा। तो इसका आसान सा तरीका है कि खाने के पश्चात जब भी आप खाना खाएं, खाने के बाद तुरंत ब्रुश कर लें, और ब्रुश करने का मतलब ये होता है दंत मंजन कर लें, है ना। जो हमारा दंत मंजन है, अब दंत मंजन कैसा होता है भाई, ये दंत मंजन तो सबने देखा है, लेकिन असलियत में दंत मंजन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। दंत मंजन कैसा होता है, क्षारकीय ले लेते हैं हम। दंत मंजन का पीएच मान कितना होता है हमारा, 7 से 10 होता है। इस तरह का दंत मंजन लेंगे हम, जो जिसका जो प्रभाव वो कैसा हो, क्षारकीय, गुणधर्म कैसा हो, क्षारकीय हो। फिर क्या करेगा वो, अमल को, अमल का दुश्मन हो जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं इसको, एंटासिड हो जाएगा ये, एंटा एसिड, दंत मंजन एंटा एसिड हो जाएगा। इसकी पीएच वैल्यू देखो, पीएच मान 7 से 10 है, तो ये अमल को खत्म कर देगा या अमल के प्रभाव को खत्म कर देगा। और फिर ये बैक्टीरिया अमल थोड़ा बहुत उत्पन्न तो करेंगे, थोड़ा सा उत्पन्न तो करेंगे, लेकिन हमारी दंत मंजन क्या कर देगी, उसको खत्म कर देगी। तो दंत मंजन करने से हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। जो कुछ पशु या पौधे या जीव जंतु, वो पीएच मान से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। आत्म रक्षा कैसे कर सकते हैं वो, जैसे हम मधुमक्खी की बात करें, जो मधुमक्खी है हमारी, मधुमक्खी को जब ये लगता है खतरा है, तो वो क्या करती है, डंक मार देती है। क्या करेगी, डंक मार देगी मधुमक्खी। मधु के मक्खी में डंक में होता क्या है, एक अमल होता है, या हम ये कहते हैं मधुमक्खी का जो डंक वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और उसके अंदर अम्ल कौन सा होता है, मिथनॉइक अम्ल होता है। कौन सा है, मिथनॉइक, HCOOH, ये अम्ल है हमारा, मिथनॉइक नाम है इसका। क्या नाम है, मिथनॉइक, मिथनॉइक अम्ल। ये है मधुमक्खी जो हमें डंक मारते वक्त छोड़ती है, वो अपनी आत्म रक्षा में ऐसा करती है। अब किसी भी कारण चलो मधुमक्खी ने हमें डंक मार दिया, तो उससे हमें काफी दर्द होगा। एक डंक मारने का अलग ही बहुत जलन होती है, दर्द होती है जिसम में भी वो होगा, काफी देर तक हम परेशान रहते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज फिर वही बात आ गई, इसका इलाज क्या होता है, एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्षारीय, कोई भी ऐसी क्षारीय चीज ले लेंगे जिसका क्षारकीय प्रभाव होगा, वहां पे जलन वाली जगह पे, मान लो यहाँ पे डंक मार दिया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्षारकीय चीज का प्रयोग करेंगे और फिर हम उससे बच सकते हैं। अब आपके आसपास है क्या क्षारकीय, आपके पास होता है जो घरों में मिलता है हमारा, मीठा सोडा, जो रसोई में हमेशा उपलब्ध होता है, मीठा सोडा होता है ना। मीठा सोडा क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा ही बोल देते हैं इसको, है ना। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इसका पीएच मान है, पीएच मान कितना है इसका, 9 है, मतलब कि ये कैसा है, क्षारकीय है।
मीठा सोडा क्या है, क्षारकीय है, सूत्र इसका NaHCO3 है, पीएच मान इतना है। तो ये क्या करेगा, जो मधुमक्खी ने डंक मारा था, उसने अम्ल हमारे शरीर में डाल दिया था, उसके प्रभाव को कम कर देगा। इस तरीके से बच सकते हैं। इसके अलावा इसने एक बात और बताई, एक पेड़ होता है नेटल का, पेड़ होता है, नेटल का पेड़ होता है, जंगल वंगल में मिलता है ये। इसके जो कांटे होते हैं, जो पत्तियां हैं, जो इसकी पत्ती है कुछ इस तरह की है, मेरे से बने तो नहीं ये पत्ती, इसके आगे कांटे से होते हैं, यहाँ पे हल्के हल्के कांटे होते हैं इनमें यहाँ पे। और ये जो कांटे हैं, अगर किसी को छू जाए, ये कांटे किसी को छू जाए, बड़ा दर्द होता है इनमें भी। ऐसा ही दर्द होगा जैसे मधुमक्खी ने डंक मार लिया हो, इतना दर्द होता है इनके कांटों से, है ना। फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसने भी अमल छोड़ा। ये जो नेटल की पत्तियां हैं, ये जो पत्ते के आगे डंक होते हैं, ये निकले पड़े हैं पहने पहने से, ये भी क्या करते हैं, HCOH मतलब कि मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। ये क्या छोड़ देते हैं, ये भी मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं डंक से अपने, जो इनका कांटा है उससे हमारे शरीर में। तो वहां पे भी ऐसा ही दर्द होगा, इतना ही जितना डंक से होता है। अब बात ये होगी, अगर इसको गलती से भी कर लें, छू जाए, तो दर्द बड़ा होता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए फिर वही बात आ गई, तो कोई क्षारकीय चीज ले लेंगे, जिसका प्रभाव कैसा होगा, क्षारकीय होगा, वो चीज यूज करेंगे। अब प्रकृति ने इसको, इसके लिए हमारे पास वहीं पे बिल्कुल इसके, जो नेटल का पेड़ है, नेटल के पेड़ के पास ही, नेटल के पेड़ के पास ही आसपास प्रकृति ने एक दूसरा पेड़ दिया है ना। उस पेड़ को हम बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोल देंगे, डॉग प्लांट बोल देते हैं। वो क्या होता है, उसके जो डॉग प्लांट होता है उसको रगड़ देंगे, उसकी पत्ती लेंगे, उसकी पत्ती ले लेंगे, उसकी पत्ती से क्या हो जाता है, इसकी जो एक और होगा इसके आसपास पौधा, उसको DOCK डॉग प्लांट बोल देंगे, है ना। ये कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा का मतलब भाई कैसा हो जाएगा, ये क्षारकीय हो जाएगा। इसकी पत्तियां लेंगे, इसकी पत्ती को ऐसे हाथ से ऐसे दबा के, और वहां पे जहाँ पे भी हमें ये जो नेटल के पेड़ को छुआ था हमने शरीर पे, वहां पे उसको मल लेंगे, तो उससे हमारी रक्षा करेगा, हमें कम दर्द का अनुभव होगा, जल्दी ही उसके प्रभाव को कम कर देगा। देखिए, प्रकृति में हमें कुछ अमल मिलते हैं, कुछ प्राकृतिक अमल हैं। तो प्राकृतिक अमल क्या क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक अमल कौन कौन से हैं। सिरका, सिरके में कौन सा है, एसिडिक अमल है। सिरके में क्या मिलता है हमें, एसिडिक अमल मिलता है, CH3COOH कुछ के लिख लेते हैं हम, ठीक है। फिर संतरे में सिट्रिक अमल है, इसमें टार्ट्रिक अमल है, इसमें ऑक्जेलिक, टमाटर में, इमली में ये था। खट्टा दूध है, लैक्टिक अमल है। नींबू में सिट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक और नेटल, अभी बात की मैं, चींटी का डंक हमने घर मधुमक्खी की थी, मधुमक्खी का, चींटी का डंक है, नेटल का डंक है, इनमें सब में क्या है, मेथनोइक अम्ल है। इनमें सब में क्या है, मेथनोइक, COOH मेथनोइक अम्ल होता है। ये प्रकृति में मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर की। अब ये कुछ आसान आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपके पास दो विलेन है, ए और बी। विलेन ए के पीएच का मान 6 तथा विलेन बी के पीएच का मान 8 है। हमारे पास दो विलेन है, एक ये ए है, इसमें ए बोल देंगे। इसकी जो पीएच मान, इसका पीएच मान कितना दे दिया इसने, इसका पीएच मान 6 है। एक दूसरा विलेन दे दिया बी, बी का पीएच मान कितना दे दिया, पीएच का पीएच मान है 8। इतनी बात तो हमने सुन ली। इसके आगे कहते हैं, किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो किस में सांद्रता हाइड्रोजन की अधिक होगी, हमें ये पता है कि 0 से लेकर 14 तक पीएच वैल्यू होती है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम वाले सारे किस तरह के होंगे, अम्लीय होंगे, और 7 से ज्यादा वाले किस तरह के होंगे, क्षारकीय होंगे, है ना। तो जो ये ए है, जो हमारा ए है, ए के अंदर ए का पीएच मान कितना, 6 है। इसका मतलब ए तो कैसा हो जाएगा, ए तो हो जाएगा अम्लीय, ये तो हो जाएगा अम्लीय। और बी का पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। क्षारकीय कह दें या क्षारक कह दें, कुछ भी कह दें, क्षारकीय हो जाएगा ये। तो 21 विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो अम्ल होते हैं, जो अम्ल हैं, अम्लों में हाइड्रोजन आयंस की संख्या ज्यादा होती है। और जो क्षारकीय होते हैं, क्षारकियों में क्या होता है, क्षार में क्षारीय भी बोल देते हैं इसको, हम इसको क्षारीय भी बोल देते हैं। क्षारीय में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की
इनका संख्या ज्यादा होती है, इन आयंस की संख्या ज्यादा होती है। तो किस विलयन में, हम कह देंगे ए विलयन में। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए के अंदर, ए विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय बात कर चुके, ए अम्लीय है और बी क्षारकीय है। दूसरा सवाल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब देखिए दूसरे जो सवाल है, दूसरे सवाल में इसने बोला अब भाई हाइड्रोजन आयन से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन को बढ़ा दें हम, हाइड्रोजन आयन को बढ़ा देते हैं, जमा का निशान का मतलब है हमने सांद्रता बढ़ा दी, हमने क्या किया, सांद्रता उसकी बढ़ा दी, कंसंट्रेशन उसकी अगर हम बढ़ा देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। सांद्रता बढ़ाने से, सांद्रता बढ़ाने से वो क्या बन जाएगा, सांद्रता बढ़ाने से अम्लीय बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात होगी। फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं, अगर हम सांद्रता कम कर दें, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कम कर देंगे, सांद्रता को अगर हम कम कर दें, उसकी कंसंट्रेशन बोल देते हैं, सांद्रता को कम कर दें या कंसंट्रेशन कम कर दें, अगर हाइड्रोजन आयंस का जो उनका जो मान है या जो ना उनका क्या बोलेंगे, उनकी संख्या है ना, उनकी मात्रा हाइड्रोजन आयन की, अगर वो विलयन के अंदर, घोल के अंदर अगर कम हो जाएगी तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, क्षारकीय बन जाएगा। याद रहेगा ये प्रभाव पड़ता है। सांद्रता बढ़ाएंगे तो अम्लीय, सांद्रता कम कर देंगे तो क्षारकीय। अब आगे हम तीसरे सवाल में, तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या बोला, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो वह क्षारकीय क्यों होते हैं। इसने पूछ लिया हमसे, दो तरह के होते हैं हमारे पास पदार्थ, एक तो अम्लीय होते हैं, कुछ तो अम्लीय हो सकते हैं, है ना, और कुछ क्षारकीय होते हैं। तो बोला ये अम्लीय लिख दिया हमने, और भाई ये लिख देते हैं क्षारकीय। एक क्षारकीय हैं, ये अम्लीय कर दिया हमने इस तरीके से, और ये दूसरे कर देते हैं हम क्षारकीय। ठीक है, अम्लीय की पहचान हमें पहले से पता है, अम्लीय की पहचान क्या होती है भाई, अम्ल की पहचान क्या होती है, हाइड्रोजन आयन, और क्षारकीय की पहचान क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड, ये क्षार की पहचान है, और हाइड्रोजन आयन अम्ल की पहचान है। ठीक है, अब इसने बोला क्या क्षारकीय विलयन में, ये क्षारकीय विलयन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, क्षारकीय में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्षारकीय में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन क्षारकीय में हाइड्रोक्साइड आयन उससे ज्यादा होते हैं। समझ में आई बात, क्षारकीय में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का मान, उनकी संख्या, उनकी संख्या हाइड्रोजन आयन से काफी कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन कम होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, है ना। तो क्षारकीय में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा हाइड्रोक्साइड आयन से कम होती है। इसी तरीके से जो अम्ल है हमारा, अम्ल के अंदर भी दोनों चीजें होती हैं, अम्ल के अंदर भी दोनों चीजें होती हैं, इसमें हाइड्रोजन आयंस भी हैं और इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं, लेकिन होता क्या है, अम्लीय में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कम होते हैं, इसीलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगले में आगे आखिरी वाले में इसने बोला, कोई किसान खेत की मृदा की किस स्थिति परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की, फिर कर लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 4 है ये हमारा। इसकी इसने बोला भाई हमारे खेत के अंदर जो मृदा है, मिट्टी है हमारी, उसमें किस टाइम हम इन तीन चीजों, इसने तीनों का नाम बोल दिया हमें। एक तो बोला बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है, और एक था हमारा, सॉरी ये बिना बुझा चूना था, ये कैसा था, बिना बुझा चूना, और बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर एक चौक मिट्टी बोल देते हैं, या चौक या कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3। इन तीनों चीजों का छिड़काव करते हैं हम कभी कभी अपनी मृदा या मिट्टी में। अब बात है कब करते हैं, इनके नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना, बुझा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा, ये हमारी चौक हो जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे क्षारकीय हैं, इनका जो प्रकृति है कैसी है, क्षारकीय है। इनको हम बेसिक भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
इनको पानी के घोल के अंदर मिला के या ऐसे इसका पाउडर खेत में कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको खेत में किसान इसको ऐसे छिड़क देता है पाउडर को, या तो इसको पानी में घोल के। कब करता है ऐसा? वो तब करता है जब हमारी मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। अगर हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है या उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, उस स्थिति में उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए हम ये जितने भी हमारे क्षारकीय चीजें हैं, इनके घोल का या इनके पाउडर का छिड़काव करते हैं, ताकि हमारी फसल अच्छे से हो जाए। ज्यादा क्षार अम्लीय मिट्टी हमारे खेत के लिए अच्छी नहीं होती, उसमें फसल पैदा नहीं हो सकती। हमारी मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए? लगभग उदासीन होनी चाहिए या बिल्कुल हल्की अम्लीय होनी चाहिए। ज्यादा अम्लीय होते ही नुकसान होता है, तो उसकी अम्लता को दूर करने के लिए हम इन चीजों का छिड़काव करते हैं।